हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 12, हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी ऑफ क्लास 8 क्यूरियोसिटी। जो क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है साइंस की, उसमें ये चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, इससे पहले के सारे चैप्टर की वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और सभी चैप्टर के नोट्स और वर्कशीट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से अगर आपने वो नहीं किया है और आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब एंड पॉन्डर, यानी चैप्टर पढ़ने से पहले एज यूजुअल कुछ क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो हम इसको पहले रीड करेंगे और इन क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा, चैप्टर पढ़ने के बाद, है ना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के सोचना है उसके आंसर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ माइट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न्स लीड टू एलिफेंट्स टू एंटर ह्यूमन फार्म एंड विलेज। कि ये जो एलिफेंट्स हैं, ये जो कि आप इमेज में देख रहे हो, है ना, लॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट कवर है उसका लॉस हो गया, है ना, यानी फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न, यानी जो बारिश का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। बारिश आनी चाहिए कब, आती है कब। लीड टू एलिफेंट्स टू एंटर ह्यूमन फार्म्स एंड विलेज, तो इसकी वजह से क्या एलिफेंट्स ह्यूमन फार्म्स में और विलेजेस में आ रहे हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इमेजिन यू आर अ ट्री इन डेंस फॉरेस्ट। आप इमेजिन करो कि आप एक घने जंगल में एक पेड़ हो। What kind of relationships would you have with water, sunlight, other animals and other components of the forest? तो as a tree आपका पानी के साथ, सनलाइट के साथ और दूसरे एनिमल्स के साथ या फिर जो जंगल में दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कैसा रिलेशन होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक द अर्थ कैन थ्राइव विदाउट ह्यूमन्स। क्या आपको लगता है कि जो अर्थ है वो विदाउट ह्यूमन थ्राइव, मतलब अर्थ रह सकता है, मतलब ह्यूमंस ना हो फिर भी अर्थ रहेगा प्रॉपरली, सब कुछ ठीक रहेगा। कैन ह्यूमंस सर्वाइव विदाउट अर्थ, और क्या ह्यूमंस अर्थ के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू काइंड्स ऑफ बर्ड्स compete फॉर द सेम फ्रूट। अगर दो तरह के बर्ड एक ही फ्रूट के लिए compete कर रहे हैं, मतलब दोनों को एक ही फ्रूट चाहिए, सो हाउ माइट देयर वे ऑफ लिविंग चेंज ओवर टाइम। तो उनका जो वे ऑफ लिविंग है, जीने का तरीका है, वो कैसे चेंज हो जाएगा। यानी दोनों को एक ही फ्रूट चाहिए, दोनों को खाना है, तो दोनों के बीच में तो झगड़ा होगा। तो क्या होगा, ऐसा कैसे चेंज होगा उनकी लाइफस्टाइल। कैन ह्यूमन एक्शन कॉज नेचुरल डिजास्टर्स। तो क्या ह्यूमन एक्शन, यानी जो ह्यूमन मतलब ह्यूमंस के थ्रू जो एक्शंस हो रहे हैं उसके कारण नेचुरल डिजास्टर आते हैं, यानी जंगलों का कम होना, है ना, पेड़ ना लगाना, पेड़ों को काट देना। तो ये जो एक्शंस हैं इनके, या फिर पहाड़ों को तोड़ के रोड बनाना, या और भी जैसे बोलते हैं ना तरक्की हो रही है, तो उस तरक्की के नाम पर जंगलों को, पहाड़ों को और नदियों को, सबको खराब करना। तो ये जो एक्टिविटीज़ है, तो क्या इनके थ्रू डिजास्टर आ सकता है, नेचुरल डिजास्टर आ सकता है। और अगर इनसे रिलेटेड आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग देखो क्या है चैप्टर में। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन स्टेट्स, यानी इंडिया के कुछ पार्ट्स में, जैसे ये जो स्टेट्स हैं पर्टिकुलरली उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, एलिफेंट क्या करते हैं, फार्म्स और विलेजेस में एंटर कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एलिफेंट्स फार्म्स और विलेजेस में आ जाते हैं, जो ये स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, असम वगैरह। ठीक है, व्हेन वेजिटेशन इज स्केयर एंड वाटर होल्स ड्राई अप इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जब जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, यानी जो जंगल है, जंगल क्या है, जानवरों के लिए नेचुरल हैबिटेट है, उनका घर है। तो जब वहाँ पे वेजिटेशन कम हो जाएगी, वाटर होल्स यानी पीने के लिए पानी नहीं होगा, खाने के लिए खाना नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे,
Elephants may wander into nearby farms or plantation in search of food like banana and sugar canes. तो वो खाने की खोज में खेतों की तरफ जाते हैं, उनको चाहिए ना बनाना चाहिए, शुगर केन चाहिए, तो वहां उनको खेतों में ये मिल जाएगा, है ना। दिस कैन लीड टू इन क्रॉप डैमेज एंड एट टाइम्स इवन हार्म पीपल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। और इसकी वजह से क्या होता है, फसल को नुकसान होता है और इवन जो लोग होते हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि ये एलिफेंट तो जंगली है, इनको थोड़ी ना पता है कि ये डोमेस्टिक एनिमल है, ये ह्यूमन है, ये तो सबको रौंदते हुए निकल जाएंगे, है ना। चेंजेस इन रेनफॉल एंड टेम्परेचर अफेक्ट वेजिटेशन। अब जो रेनफॉल में चेंज हो रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर, रेनफॉल और टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से किस पे अफेक्ट हो रहा है, वेजिटेशन पे, है ना। यानी जैसे बारिश कब आनी चाहिए कब आ रही है, टेम्परेचर कम होना चाहिए बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसके में वेजिटेशन पे अफेक्ट हो रहा है, यानी प्रॉपर्ली वहाँ पे वेजिस जो जानवरों को खाने हैं वो सारी चीजें वहाँ पे नहीं हो रही अच्छे से, है ना। कटिंग डाउन ट्रीज फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स मेक इट वर्स। पेड़ों को काट के क्या बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, सिचुएशन और खराब कर रहा है। दिस लीड्स टू द श्रिंकिंग एंड ड्राइंग ऑफ फॉरेस्ट। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे ये जंगल को काट के, पेड़ को काट के रोड बना रहे हैं, है ना, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, है ना, और जंगल सूख रहे हैं। द नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स, जो कि एनिमल्स का नेचुरल होम है, फॉरेस्ट नेचुरल होम है ना एनिमल्स का। व्हेन फॉरेस्ट कैन नॉट सपोर्ट वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स टेंड टू मूव इनटू ह्यूमन हैबिटेट। जब फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी एनिमल्स को वहाँ पे उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलेगी, तो एनिमल्स कहाँ आ जाएंगे, ह्यूमन हैबिटेट में आ जाएंगे, है ना, जैसे कि फार्म्स वगैरह में, विलेज वगैरह में। एलिफेंट्स आर अडेप्टेड टू फॉरेस्ट लाइफ। एलिफेंट्स जो उनकी फॉरेस्ट लाइफ है वो अडेप्टेड है ना, बट सडन चेंजेस मेक इट हार्ड फॉर देम टू सर्वाइव। लेकिन ये जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है ना। अब जंगल में उनको सारी चीज़ें मिलती थी, उनके लिए खाना पानी, है ना, बहुत सारी जो भी चीज़ें चाहिए उनको वहाँ मिल जाती थी। बट अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई हैं, है ना। अब जंगल को काट दिया रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो उनकी सिचुएशन ख़राब हो गई ना, तो वो कहाँ जाएंगे, वो आएंगे फिर ह्यूमन हैबिटेट में। ओके, wildlife ecologists have identified and marked corridor in many parts of the country to allow safe movement of animals. तो जो वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और क्या किया, पूरे कंट्री में कॉरिडोर्स बना दिए। मतलब जो जंगल है उसमें जो एनिमल्स है तो वो जंगल के थ्रू ही वो ह्यूमन हैबिटेट में ना आए, ऐसे रास्ते बना दिए कि वो एक जगह से दूसरे जगह जा सके, है ना। दिस कॉरिडोर्स करेक्ट फॉरेस्ट हैबिटेट्स enabling wildlife such as elephant to travel in need between large forest areas without coming to conflict with human settlements. अब ये जो कॉरिडोर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, जो जानवरों का हैबिटेट है, मतलब मान लो वो किसी छोटे जंगल में रहते हैं, है ना तो वहाँ से वो बड़े जंगल में जा सकते हैं अपने लिए खाना और पानी ढूंढने के लिए, है ना। तो जो ह्यूमन का एरिया है, ह्यूमन हैबिटेट है, वो वहाँ पे नहीं आएंगे। तो ये कॉरिडोर्स जानवरों के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। ओके, दिस चेन ऑफ इवेंट शोज हाउ क्लोजली नेचर्स एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। तो ये जो चेन है, इवेंट ऑफ चेन, इससे हमें पता चलता है कि जो नेचर है, नेचर्स के जो एलिमेंट है वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेचर के एलिमेंट्स कौन से हैं, एनिमल्स है नेचर में, जंगल है, पेड़ है, नदियाँ हैं, है ना। तो ये सब एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड हैं। टू अंडरस्टैंड सच इंटरकनेक्शन, तो इनके जो इंटरकनेक्शन को, जो नेचर्स एलिमेंट है इनके बीच में जो इंटरकनेक्शन है इसको समझने के लिए वी मस्ट स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो हमें ये चीज़ समझने के लिए
एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ डू वी एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रेट आवर सराउंडिंग्स। हम हमारे सराउंडिंग्स को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे इसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। You have learnt in Curiosity Grade 6 chapter Diversity in the Living World that different habitats have different kinds of plants and animals. जो क्लास 6 की क्यूरियोसिटी है उसमें एक चैप्टर है डिवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी लिविंग वर्ल्ड में कितनी विभिन्नता है, अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, है ना, और वो उनका अलग अलग हैबिटेट है, अलग अलग घर है ना। A habitat is simply place where an organisms live. Habitat क्या होता है? एक सिंपल एक प्लेस जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म, कोई एक जीव रहता है ना। It could even be just the bark of a tree. और वो एक हैबिटेट, पेड़ की जो जड़ें होती है ना, वो भी हैबिटेट हो सकता है, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें हैं वहाँ पे भी तो छोटे छोटे माइक्रोब्स रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े, है ना, ये सब रहते हैं। तो उन कीड़ों के लिए हैबिटेट क्या है? वो पेड़ के जो जड़ें हैं वही है। द प्लांट्स एंड द एनिमल्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड अडेप्ट टू सर्वाइव इन द सराउंडिंग कंडीशन दे लिव इन। जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं और सर्वाइव करने के लिए, अडेप्ट टू सर्वाइव इन द सराउंडिंग कंडीशन, जो उनके आसपास की कंडीशन है उसको अडेप्ट कर लेते हैं, यानी उसी में ढल जाते हैं, है ना। उनको सर्वाइव करना है तो सिचुएशन के हिसाब से उसमें ढल जाते हैं। एक्सप्लोर टू नियर बाय हैबिटेट्स एंड आइडेंटिफाई बोथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन ईच। अब आपके आसपास ऐसे दो हैबिटेट आपको आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों रहते हैं साथ में। तो आप सोचो ऐसे दो आइडेंटिफाई करो, ऐसे दो हैबिटेट्स कौन से हैं आपके आसपास। ओके, तो चलिए तब तक हम ये एक्टिविटी कर लेते हैं आगे। लेट अस एक्सप्लोर द हैबिटेट इन ग्रुप्स विद योर टीचर। आप ये जो हैबिटेट एक्सप्लोर करना है ये आपके टीचर के साथ कर सकते हैं। आइडेंटिफाई टू हैबिटेट्स इन योर सराउंडिंग्स, दिस कुड बी टू ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो दो हैबिटेट है वो क्या क्या हो सकता है? हैबिटेट मतलब जीवों का एक घर, है ना, तो वो क्या क्या हो सकता है? पोंड हो सकता है, क्योंकि पोंड में भी बहुत सारे तरह के जीव रहते हैं, है ना। फॉरेस्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर फार्म हो सकता है, इवन अ लार्ज ट्री लाइक बनियान, मैंगो एंड फिलकॉन जैसे वाइट फिग ट्री, तो ये भी क्या हो सकता है? हैबिटेट हो सकता है, क्योंकि इस पे भी तो बहुत सारे जीव रहते हैं ना। लिस्ट द लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व इन दीज हैबिटेट्स। अब ये जो हैबिटेट्स हैं, पॉन्ड है, फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन से हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और फिर आपकी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, आपको यहाँ पे इमेज में भी दिखाया हुआ है, ये है पॉन्ड हैबिटेट, है ना। तो पॉन्ड हैबिटेट में आपको क्या क्या दिख रहा है? पॉन्ड हैबिटेट में देखो डक है ना, और इसके अंदर ये मछलियाँ है ना, मछलियाँ है ना, फ्रॉग है, ये कछुआ है, और ये आसपास ये ग्रीनलैंड है ना, प्लांट्स हैं। चलिए हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम ये जो टेबल है इसको फिल करेंगे। आप इसमें वैसे इमेज देख के भी फिल कर सकते हैं कि आपको लिविंग बींग्स कौन से दिख रहे हैं इसमें और नॉन लिविंग बींग कौन से दिख रहे हैं। जैसे पॉन्ड में लिविंग बींग्स में क्या है? फिश है, तो डक भी तो है, प्लांट्स भी तो है, ये क्या है? ये टॉटर भी तो है, फ्रॉग्स भी तो हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? लिविंग बींग्स, है ना। नॉन लिविंग बींग्स में आप क्या लिख सकते हैं? पॉन्ड में नॉन लिविंग बींग क्या है? तो हम पॉन्ड में देखो नॉन लिविंग चीज़ें क्या क्या है हम देखते हैं। ये देखो, ये वाला एरिया है लैंड, ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग है। जो वाटर है, ये जो वाटर है ये भी तो नॉन लिविंग थिंग है ना। और ये जो मिट्टी है, मिट्टी जो है ये भी तो नॉन लिविंग थिंग है। और जो सनलाइट आ रही है पॉन्ड में वो भी नॉन लिविंग थिंग है। और ये जो आसपास पत्थर वगैरह हैं, स्टोन्स हैं, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, है ना।
तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिल कर देना। अब फॉरेस्ट की बारी। फॉरेस्ट में लिविंग बींग्स क्या क्या हैं, तो ये आपका कॉलम भरा हुआ है, प्लांट्स, ग्रास, ट्रीज, बर्ड्स। अब नॉन लिविंग थिंग क्या क्या है फॉरेस्ट में, ये देखो, ये फॉरेस्ट है ना। लिविंग थिंग्स तो आपका वहाँ पे फिल है, बर्ड्स है, ये रैबिट है, एनिमल्स है ना, ग्रास हैं, ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, ये सब क्या है, ये लिविंग थिंग है। अब इसमें नॉन लिविंग थिंग क्या क्या है, तो सॉइल है ना, सॉइल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। जो सनलाइट आ रही है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। और एयर, जो हवा चल रही है वो भी नॉन लिविंग थिंग है। और जो स्टोन्स हैं, ये जो स्टोन्स पड़े हैं, ये सब क्या है, ये भी नॉन लिविंग थिंग है। तो आप ये यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम आगे चलते हैं। What common characteristics do you observe in two habitats in activity 12.1? अब ये जो दोनों हैबिटेट हैं, पॉन्ड हैबिटेट और फॉरेस्ट हैबिटेट, दोनों में कॉमन कैरेक्टर मतलब क्या चीज़ कॉमन आपको लगी, कुछ तो कॉमन लगा होगा ना। The similarities are that both habitats have living beings as well as non-living beings. Similarities ये है कि जो ये हैबिटेट है, पॉन्ड हैबिटेट या फॉरेस्ट हैबिटेट, दोनों में लिविंग बींग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। However, the types of living beings are different and the non-living things are vary. हाँ, चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों हैबिटेट में लिविंग बींग्स अलग हैं, नॉन लिविंग बींग्स अलग अलग हैं, है ना। The living beings you have recorded in table 12.1 are termed as biotic components. यानी कि जो आपने लिविंग बींग्स रिकॉर्ड किए हैं ना ऊपर इस लिस्ट में, ये जो लिविंग बींग्स और ये जो लिविंग बींग्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जो लिविंग बींग्स हैं उनको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। और जो नॉन लिविंग थिंग चीज़ें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग जो भी हैं इनको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो गए, जो लिविंग थिंग्स हैं, और हैबिटेट के अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, जो नॉन लिविंग थिंग है। ये चीज़ आप अच्छे से समझना, क्योंकि आगे इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा। आपके चैप्टर में यही वर्ड्स का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आप बार बार ये वर्ड्स अच्छे से समझ लो। बायोटिक क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, और अबायोटिक क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ओके, हैव यू वंडर्ड व्हाई सम ऑर्गेनिजम्स लिव इन लैंड एंड अदर लिव इन वाटर? तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जीव लैंड पर रहते हैं और कुछ जीव वाटर पर रहते हैं? तो क्यों, ऐसा क्यों है? एवरी ऑर्गेनिज्म नीड अ स्पेसिफिक कंडीशन टू सर्वाइव। हर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है ना। इसीलिए जैसे मछली को सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए, है ना। और जैसे ये जो एनिमल्स हैं, इनको क्या चाहिए, ये धरती पे रहते हैं और मतलब इनको जंगल जैसा माहौल चाहिए, जंगल चाहिए, है ना। फ्रॉम दिस एक्टिविटी you can see that different habitats offer different living condition. हमने देखा इसमें कि जो different habitat है वहाँ पे living conditions अलग अलग हैं, है ना। In activity 12.1 you listed fish as a biotic component of the pond. जो हमने 12.1 में fish को क्या किया है, biotic component में ऐड किया है ना। How do fish survive in a pond? तो जो फिश है वो पोंड में कैसे सर्वाइव करती है? अ पोंड प्रोवाइड्स, पोंड में उसको सब चीज़ मिल जाता है, क्या, फूड, ऑक्सीजन, शेल्टर, है ना, एंड स्पेस टू ग्रो, कंडीशंस एसेंशियल फॉर सर्वाइव ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी जो फिश है उसको पोंड में खाना, पानी, ऑक्सीजन, रहने के लिए घर, ग्रो होने के लिए जो कंडीशंस ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे उसको मिल रहे हैं, है ना। Fish obtain their biotic needs such as food from small plants. जो फिश है उसको खाना कहाँ से मिल रहा है, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, है ना, और जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनसे मिल रहा है। एंड अबायोटिक नीड्स, और जो अबायोटिक नीड्स हैं फिश की, जैसे कि ऑक्सीजन और वाटर,
तो ये कहाँ से मिल रहा है उसको? वाटर से मिल रहा है। ऑक्सीजन से तो वाटर से तो ऑक्सीजन मिल रहा है ना। तो जो ऑक्सीजन है ये क्या है? अबायोटिक नीड्स है ना। और जो ये बायोटिक नीड्स हैं यानी जो खाना वगैरह चाहिए वो कहाँ से मिल रहा है? स्मॉल प्लांट्स से और एनिमल से, है ना। तो इसीलिए जो उसका हैबिटेट है वो क्या है? पॉन्ड है, फिश का हैबिटेट। अदर लिविंग बीइंग आल्सो इनहैबिट द पॉन्ड। जो दूसरे लिविंग बींग्स हैं वो भी तो पॉन्ड में थे, है ना। पॉन्ड उनका भी घर है, जैसे कि फ्रॉग, फ्रेश टर्टल्स, स्नेक्स, ड्रैगन फ्लाइज, मॉस्किटोस, snails, ducks, along with plants like algae, diatoms, duckweeds and lotus. ये सारे जो हैं ये भी तो पॉन्ड में ही रहते हैं, पॉन्ड इनका घर है। They all interact with the other living beings and non-living things present in the places where they grow and thrive. अब जो पॉन्ड में है ना, पॉन्ड में जो भी चीज़ें हैं चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, ये देखो ये जो पॉन्ड हैबिटेट है तो इसमें जो लिविंग थिंग्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग है ना, ये सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और तभी वो वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं, है ना। सभी एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग है या जो भी नॉन लिविंग थिंग्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं और जिसकी वजह से ये ग्रो करते हैं और वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। Each habitat has its own biotic components. हर हैबिटेट का उसका अपना बायोटिक कंपोनेंट्स होता है। एंड फिजिकल कंडीशन, और जो फिजिकल कंडीशन होती है जैसे कि एयर, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड सॉइल, तो हर हैबिटेट का ये सब अपना अपना होता है। जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट्स वहाँ पे अलग होंगे और जो फिजिकल कंडीशन है एयर, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, ये तो हर हैबिटेट में होता है ना। बट मतलब सिचुएशन अलग हो सकती है, जैसे कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकती है ना। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट में यूज द रिसोर्सेज इन डिफरेंट वेज। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और वो सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, जैसे कि पॉन्ड हैबिटेट है तो वहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, मछली है, टर्टल है, डक है, वो सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, है ना। तो वो जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं उनका अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसे जो मछली है वो पानी के अंदर ही रह रही है ना, और जो डक है वो पानी के ऊपर रह रहा है। तो जो भी रिसोर्सेज हैं पॉन्ड हैबिटेट में तो वो अलग अलग तरीके से वहाँ पे उनका यूज़ कर रहे हैं। अ फॉरेस्ट माइट बी वार्म ड्यूरिंग द डे एंड कूल एट नाइट। एक फॉरेस्ट को दिन में वहाँ पे थोड़ा गर्म होता है ना, और रात में क्या होता है? थोड़ी ठंडक होती है। A snack that comes out at night and a rodent active during the day both live in the same habitat. अब हम जो फॉरेस्ट हैबिटेट है उसके बारे में देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट हैबिटेट में जंगल में क्या रहता है? स्नैक भी रहता है और जो दूसरे रोडेंट एनिमल्स हैं वो भी रहते हैं, है ना। अब स्नैक रात में बाहर आता है, क्यों? क्योंकि उसको दिन में गर्मी लगती है, दिन में ज़्यादा गर्मी होती है ना। एंड अ रोडेंट, जो रोडेंट होते हैं वो दिन में एक्टिव रहते हैं और रात में वो सो जाते हैं, है ना। तो ये दोनों अलग अलग लिविंग बींग्स हैं, है ना। ये सेम ही हैबिटेट में रह रहे हैं बट दे फेस्ड डिफरेंट कंडीशन, लेकिन वो अलग अलग कंडीशन फेस कर रहे हैं। दिस इज हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट इन हार्मोनी इन द सेम हैबिटेट। तो इसी तरह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेम हैबिटेट में एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट यानी एक दूसरे के साथ इंटरप्रेट करके एक दूसरे के साथ मिलजुल के अच्छे से खुशी से रहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 12.2 हु ऑल लिव टुगेदर इन नेचर। नेचर में कौन कौन साथ में रहते हैं? देखो, यू हैव ऑब्जर्व फिश इन अ पॉन्ड इन एक्टिविटी 12.1। हमने देखा पॉन्ड में फिश है ना। डिड यू सी ओनली अ सिंगल फिश? तो क्या आपने पॉन्ड में सिर्फ एक ही फिश देखा? मोस्ट लाइकली यू मे हैव सीन मैनी फिश ऑफ सेम काइंड। आपने वहाँ पे बहुत सारे फिश देखे होंगे, एक ही तरह के फिश भी देखे होंगे, है ना, और अलग अलग फिश भी देखे होंगे। सो दिस ग्रुप ऑफ फिश ऑफ द सेम काइंड लिविंग टुगेदर इन अ पॉन्ड हैबिटेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिश। यानी एक
पॉन्ड में सेम काइंड ऑफ फिश आपको बहुत सारे दिखे, तो वो उस पर्टिकुलर फिश की पॉपुलेशन हो गई, है ना। In this way, we can observe and record populations of different kinds of organism in a single habitat. तो इस तरह से हम एक सिंगल हैबिटेट में अलग अलग तरह के जीवों की पॉपुलेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। क्योंकि एक जो हैबिटेट है, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे कोई सा भी हैबिटेट ले लो, तो वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेट अस रिकॉर्ड एक्टिविटी 12.2। We can understand the population of a particular type of plant by counting them at a given place and time। हम समझ सकते हैं जैसे एक पर्टिकुलर प्लांट है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन उसको काउंट करके, मतलब उस जगह पे सेम प्लांट, एक ही जैसे जो सेम प्लांट होंगे उनको काउंट करके, तो हमें पता चल जाएगा ना कि वहाँ पे उस प्लांट की कितनी पॉपुलेशन है। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू 4 और 5 ग्रुप्स, यानी आपके जो स्कूल में बच्चे हैं उसको 4 और 5 ग्रुप में डिवाइड करना है। ईच ग्रुप में आइडेंटिफाई एनी 2 ऑर्गेनिजम्स, और हर ग्रुप को 2 ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट और एनिमल्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, 2 तरह के जीव। मार्क एन एरिया ऑफ 1 मीटर इंटू 1, यानी एक एरिया मार्क कर लो इतना जैसे, ठीक है। तो इस एरिया में 2 तरह के ऑर्गेनिज्म कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आपके जो स्कूल गार्डन है वहाँ पे आइडेंटिफाई 4 ऑर्गेनिजम्स इन दिस एरिया एंड काउंट देयर नंबर्स, और फिर ऐसे 4 ऑर्गेनिजम्स इस एरिया में फाइंड आउट करना है और उनके नंबर काउंट करने हैं कि जो मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक जीव है, तो उसकी कितने क्वांटिटी है, कितनी उसकी पॉपुलेशन है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन टेबल 12.2। तो ये आपको जो टेबल नीचे दी हुई है इसमें ये डाटा फिल करना है, ठीक है। ये देखो, नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन स्पेस एंड टाइम, ये जो दिया हुआ है इसमें फिल करना है। जैसे प्लांट 1, एक तरह के प्लांट्स वहाँ पे कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। प्लांट 2, जैसे कोई एक प्लांट है, मान लो हिबिस्कस का फ्लावर का जो प्लांट है, ठीक है, हिबिस्कस फ्लावर का जो प्लांट है वो 20 हैं। मान लो हो सकता है रोज प्लांट भी हो, है ना, तो वो कितने हैं, 5 हैं। अब एनिमल, तो एनिमल में आप क्या देख सकते हो, रैट हो सकता है वहाँ पे 10 हो, है ना सॉरी। और एनिमल 2 में आप कोई सा भी वहाँ पे जैसे चींटी वगैरह होती है तो वो देख सकते हो, जो हो सकता है 23 या 40 हो, है ना। इन द गिवन एग्जाम्पल देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ 20 एक तरह का प्लांट था हिबिस्कस एंड इज ओनली 5 रोज प्लांट्स, है ना। इन द सेम जो एरिया है वहाँ पे आपने ये आइडेंटिफाई किया कि एक एरिया में ही ये इतने, एक प्लांट की इतनी पॉपुलेशन है और दूसरे प्लांट की इतनी पॉपुलेशन है, ओके। From activity 12.2 we can explain that the population is a group of same type of organisms in a habitat at a given time। तो हमें क्या समझ में आया कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन सेम टाइम पे सेम जगह पे, है ना, सेम जगह पे जो सेम ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स है तो उनको हम क्या बोलते हैं, उसका पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे कि रोज़ के 5 प्लांट है तो वहाँ पे रोज़ की पॉपुलेशन 5 हो गई। जैसे वहाँ पे छोटी छोटी चींटियाँ हैं वो 30 हैं तो उसकी पॉपुलेशन 30 हो गई, ओके। कैन अ हैबिटेट हैव ओनली 1 टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो क्या एक हैबिटेट में सिर्फ एक ही तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, नहीं। वॉट माइट हैपन देन, तो क्या हो सकता है, इफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर द सेम they would have the same requirements। क्या सभी ऑर्गेनिज्म सेम होते हैं, नहीं। एक हैबिटेट में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होती है। फूड, वाटर, स्पेस, लीडिंग टू कंपटीशन एंड पॉसिबली स्कैर्सिटी टू रिसोर्सेज। ये जो फूड, वाटर और स्पेस है ये क्या है, ये तो सबको चाहिए जो वहाँ पे लिविंग थिंग्स हैं, है ना। वॉट एल्स डू यू थिंक कुड हैपन, और क्या चीज़ें हो सकती है ना, ये चीज़ें तो सबको चाहिए, तो हो सकता है इसकी स्कैर्सिटी यानी कमी भी हो जाए रिसोर्सेज की, है ना। इन एक्टिविटी 12.1 एंड 12.2 यू ऑब्जर्व दैट डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर इन अ हैबिटेट। तो हमने ये जो 2 एक्टिविटी देखी उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि
डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीव एक ही हैबिटेट में रहते हैं, वो भी साथ में, है ना. अ कम्युनिटी कंप्राइजेज डिफरेंट पॉपुलेशन शेयरिंग द सेम हैबिटेट. कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी जिसमें अलग अलग पॉपुलेशन सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे? कम्युनिटी. ओके. द biotic components of a habitat such as the plant, animals and microorganisms together form the community. यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, हैबिटेट के बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या जो भी छोटे छोटे जीव हैं, वो सब एक साथ रह रहे हैं, तो वो क्या हो गई? उनकी कम्युनिटी हो गई. These organisms interact and depend on one another for survival. और ये जो जीव हैं, ये जो लिविंग थिंग्स हैं, ये सभी अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने सुना है? यू मे हैव सीन ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स ब्लूमिंग अराउंड यू. आपने देखे होंगे आपके आसपास कलरफुल फ्लावर्स खिलते हुए, है ना. हैव यू एवर लुक्ड क्लोजली एट देयर पार्ट्स. तो क्या आपने क्लोजली उनके पार्ट्स को देखा है, फ्लावर के पार्ट्स को? अ फ्लावर हैज़ अ स्टार्क ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल्स. यानी जो फ्लावर में ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर होता है, लीफी स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स. कलर्ड पेटल्स, जो कलर्ड पार्ट होता है उसको हम पेटल्स बोलते हैं. एंड 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. फीमेल्स कार्पेल्स, जिसको ये फीमेल पार्ट है, एंड स्टेमेंस, ये मेल पार्ट है. स्टेमेंस ब्रस्ट रिलीज येलो डस्ट लाइक पोलन ग्रेन्स. जो स्टेमन है वो क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं. यानी जैसे फ्लावर्स होते हैं ना, तो उस पर छोटे छोटे पीले पीले दाने जैसे होते हैं. विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बैट्स एंड बर्ड्स हेल्प्स कैरी पोलन फ्रॉम these stamens to the carpels of the same and the different flowers. अब क्या होता है? जैसे हवा या छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, बैट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो इन पोलेंस को दूसरे फ्लावर या उसी फ्लावर के स्टेमेंस में जाके छोड़ देते हैं. ठीक है, और स्टेमेंस क्या है? ये मेल में होता है ना. तो इस तरह से क्या होता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं. जो फूलों में छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो वो वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, बैट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, ये पॉलेंस एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पहुंच जाते हैं. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं. एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स. तो ये ज़रूरी है, ये जो पॉलिनेशन होता है इसी की वजह से फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं. ओके, चलिए आगे. डज एवरी ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी मैटर. क्या एक कम्युनिटी में हर जीव मैटर करता है? एक कम्युनिटी है जिसमें कई तरह के जीव हैं, है ना. जैसे फिश हैं, रैट हैं, टर्टल है, डक है, तो कई तरह के जीव है एक कम्युनिटी में. तो क्या वो सभी जीव उस कम्युनिटी के लिए मैटर करते हैं? लेट अस फाइंड आउट द रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि हर जीव का उसकी कम्युनिटी में क्या रोल है. ठीक है, एक्टिविटी 12.3. लेट अस रीड. रिसर्चर्स कंडक्ट अ स्टडी टू सी हाउ फिश इन पॉन्ड्स अफेक्ट सीड प्रोडक्शन इन द प्लांट्स नियर बाय. जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें देखा कि कैसे जो पॉन्ड्स में फिश हैं वो प्लांट्स में सीड प्रोडक्शन जो आसपास वहाँ पे एरिया है वो उसको अफेक्ट करते हैं. दे ऑब्जर्व्ड, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? 2 पॉन्ड्स, 2 पॉन्ड उन्होंने ऑब्जर्व किया. विद फिश एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अराउंड इट. यानी कि एक में फिश है, ठीक है, पॉन्ड ए में फिश है और वहाँ पे बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. ठीक है, देन बी में विदाउट फिश, दूसरे में क्या है? विदाउट फिश. यहाँ पे वहाँ पे फिश नहीं है और वहाँ पे थोड़े फ्लावरिंग प्लांट्स हैं अराउंड इट. उस एरिया के आसपास क्या है? थोड़े फ्लावर्स हैं, ज़्यादा फ्लावर्स के प्लांट नहीं है. थिंक ऑफ अ रीज़न फॉर दिस ऑब्जर्वेशन. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका रीज़न आपको सोचना है.
ये देखो, ये है पॉन्ड ए जिसमें बहुत सारे फिशेज हैं, है ना, बहुत सारे फिशेज है और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं। देखो कितने सारे फ्लावर्स के प्लांट है ना, और यहाँ पे बटरफ्लाई एक ही है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिशेज है ही नहीं। पॉन्ड बी में क्या है, विदाउट फिश। पॉन्ड बी में फिशेज नहीं है, यहाँ पे बटरफ्लाई बहुत सारे हैं और यहाँ पे फ्लावर्स के जो ये पौधे हैं ये भी कम हैं, है ना। तो क्यों, ऐसा क्यों है, तो चलिए जानते हैं आगे। कंपेयर द नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, बीज एंड बटरफ्लाइज इन बोथ द पॉन्ड्स। तो हमने देखा कि जो पॉन्ड बी है वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज ज़्यादा थे और एक पॉन्ड में ड्रैगन फ्लाइज कम थे, है ना। वी ऑब्जर्व दैट इन पॉन्ड ए विद फिश द नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर लेस एंड कंपेयर टू पॉन्ड बी। वाई, ऐसा क्यों है कि जो पॉन्ड ए है वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज कम है और पॉन्ड बी में ड्रैगन फ्लाइज ज़्यादा हैं। फिश ईट ड्रैगन फ्लाई लार्वा। तो देखो क्या था कि जिस पॉन्ड में ज़्यादा फिश थी, मछलियाँ थी, वो क्या कर रही थी, ड्रैगन फ्लाई के लार्वा को फिश ईट यानी खा ले रही थी। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे ये जो ड्रैगन फ्लाई है यहाँ पे बहुत सारे हैं, है ना। तो यहाँ पे तो फिश है ही नहीं, है ना, लेकिन यहाँ पे तो फिश है ना। तो ये ड्रैगन फ्लाई एक ही है, तो जो एक ड्रैगन फ्लाई है इसके जो लार्वा होंगे जिससे फिर वो फिर से बटरफ्लाई बनेगा, ड्रैगन फ्लाई बनेगा, तो उसके लार्वा को ये फिशेस खा ले रही हैं, है ना। ड्रैगन फ्लाइज यूजुअली ईट फ्लाइज, बीज एंड बटरफ्लाई, है ना। ड्रैगन फ्लाई ये सब जो फ्लाइज हैं, बीज हैं, छोटे छोटे मक्खियाँ हैं, ये छोटे छोटे बटरफ्लाई है, इनको खाते हैं। सो विद फेवर ड्रैगन फ्लाइज मोर बीज एंड फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज वर फाउंड। अब वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज कम है तो वहाँ पे ज़्यादा क्या है, बीज हैं, छोटी छोटी मधुमक्खियाँ हैं, वो मक्खी है, छोटे छोटे बटरफ्लाई हैं, वो ज़्यादा हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये क्या करते हैं, पोलिनेशन का काम करते हैं, है ना। तो ये वहाँ पे जो फ्लावर्स हैं उनमें पोलिनेशन का काम ज़्यादा होता है और ये पोलिनेशन की वजह से ही क्या करते हैं, प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। पॉलिनेशन की वजह से ही तो प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं। सो फ्लावर्स नियर पॉन्ड्स विद फिश में प्रोड्यूस मोर सीड्स। सो जो पॉन्ड जिसमें मछलियां हैं तो वहाँ पे ज़्यादा सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे फ्लावर्स ज़्यादा हैं देन दोज नियर प्लांट्स नियर पॉन्ड्स विदाउट फिश। यानी जहाँ पे कम मछलियाँ हैं वहाँ पे इसीलिए कम फ्लावर हैं। ये देखो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज एक ही है, तो यहाँ पे आसपास में जो मक्खी होगी, मधुमक्खी होगी या छोटे मोटे जो बटरफ्लाई होगी वो क्या करेगी, पोलिनेशन का काम करेगी ज़्यादा। ये देखो आपको इमेज में दिख भी रहा होगा, ये जो बीज हैं, ये मधुमक्खियाँ हैं, ये क्या कर रही हैं, एक फ्लावर से पोलन लेके दूसरे फ्लावर पे रखेंगे, जिससे ये क्या करेंगे, बीज बनाने का काम करेंगे। ज़्यादा बीज होंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा प्लांट्स फिर बन जाएंगे, है ना। अब जो ये वाला है इसमें ये ड्रैगन फ्लाइज ज़्यादा हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, ये छोटे छोटे जो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, इनको खा लिया। तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कम हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्लांट्स कम हैं, है ना। अब ये ड्रैगन फ्लाइज ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ नहीं हैं, है ना। मछलियाँ यहाँ पे हैं तो ये ड्रैगन फ्लाइज के जो लार्वा हैं जिससे वो ड्रैगन फ्लाई बनेंगे दोबारा, तो उन लार्वा को ही खा ले रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज क्या है, कम है, ठीक है। What does this study show? तो इस स्टडी से क्या पता चलता है, How does the population of fish in a pond affect the seed production in nearby plants? जो पॉपुलेशन है फिश की वो पॉन्ड में अफेक्ट करती है, कैसे अफेक्ट करती है, सीड के प्रोडक्शन में, जो वहाँ पे आसपास के जो प्लांट्स हैं उनके सीड के प्रोडक्शन में कैसे अफेक्ट करती है। दिस स्टडी शोज हाउ बायोटिक कंपोनेंट्स, इस स्टडी से पता चलता है कि कैसे बायोटिक कंपोनेंट्स, कौन से, जो फिश हैं, ड्रैगन फ्लाइज हैं, पोलिनेटर्स हैं, प्लांट्स हैं, ये अबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स इंटरैक्ट विद एंड अफेक्ट ईच अदर। यानी यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि कैसे जो बायोटिक कंपोनेंट है और जो अबायोटिक कंपोनेंट है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन है, सिमिलरली कैन ओवरफिशिंग बाय ह्यूमंस चेंज दिस बैलेंस, कि क्या ह्यूमंस के द्वारा अगर ओवरफिशिंग कर लिया जाए, यानी मछलियाँ पूरी
खा ली जाए तो क्या होगा, जो बैलेंस है वो उसमें कुछ चेंज होगा. हाउ डू यू थिंक इट मे अफेक्ट द लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द हैबिटेट. जो हैबिटेट के लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स हैं उसको ये कैसे अफेक्ट करेगा. तो चलिए जानते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें. What are the different types of interaction among organisms and their surroundings. यानी अलग अलग जो जीव हैं उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, और जो जीव है और उनका जो सराउंडिंग है उनके बीच में इंटरेक्शंस कैसे होते हैं और किस टाइप के होते हैं. ओके, इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 यू लर्न अबाउट हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट टू ग्रो. हम ये पढ़ चुके हैं और हमें ये पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट, ये सभी चीज़ें चाहिए, है ना. लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोटिक कम्युनिटी डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या कह लो जो बायोटिक कम्युनिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, नॉन लिविंग थिंग पे, है ना. दैट इज अबायोटिक कंपोनेंट फॉर देयर सर्वाइवल. जो उनके सर्वाइवल के लिए क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स या फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. किनके सर्वाइवल के लिए, बायोटिक के लिए अबायोटिक कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं, है ना. प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन. जो प्लांट्स हैं और वो जो एनिमल्स हैं वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. किन किन चीज़ों के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए. कैसे, देखो अब जो प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, या जो एनिमल्स हैं उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए. तो एनिमल्स बहुत सारे प्लांट्स खाते हैं, है ना, प्लांट्स खाते हैं. तो ये तो हो गया न्यूट्रिशन की बात, ठीक है. और रेस्पिरेशन, अब प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ह्यूमन से मिलता है, और ह्यूमन को ऑक्सीजन चाहिए जो प्लांट से मिलता है ना. एंड रिप्रोडक्शन, जो प्लांट्स हैं उनके जो पॉलन, जो फ्लावर के बीज बनते हैं या प्लांट्स के फल और बीज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, पॉलिनेशन के थ्रू. और पॉलिनेशन कौन करता है, ये जो बीज होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, या छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े या छोटे मोटे जो जीव होते हैं, ये सब करते हैं, है ना. ये एक दूसरे पे डिपेंड है. बोथ टाइप ऑफ इंटरेक्शन अमंग बायोटिक कंपोनेंट्स बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन एनी हैबिटेट. अब दोनों तरह के इंटरेक्शन, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन हो या बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन हो, ये इनके हैबिटेट में सर्वाइवल करने के लिए बहुत ज़रूरी है. बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जैसे प्लांट्स और एनिमल्स या बर्ड्स, ये सभी क्या है, बायोटिक है. तो इनके बीच में भी तो इंटरेक्शन होता है ना. और बायोटिक और अबायोटिक के बीच में भी इंटरेक्शन होता है, जैसे कि सनलाइट, पानी. तो क्या मछली बिना पानी के रह सकती है, मछली क्या है, बायोटिक, और पानी क्या है, अबायोटिक. तो इनके बीच में भी तो इंटरेक्शन होता है. तो इनके सर्वाइवल के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना. जैसे ये देखो, ये बायोटिक और अबायोटिक इंटरेक्शन का यहाँ पे दिखाया हुआ है. जैसे ये वाटर है, क्या है, अबायोटिक है. तो वाटर में कितने सारे लिविंग थिंग्स हैं, है ना. वाटर में कितने सारे बायोटिक हैं, है ना. तो ये क्या है, बायोटिक और अबायोटिक का इंटरेक्शन है. ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. लुक एट फिगर 12.5 जो हमने अभी इमेज देखी. ट्राई टू आइडेंटिफाई इंटरेक्शन अमंग बायोटिक कंपोनेंट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. यानी इंटरेक्शन देखना है आपको बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, यानी जैसे पानी और मिट्टी, है ना. इन दोनों का इंटरेक्शन, जो तालाब के पास जो मिट्टी है वो थोड़ी नमी रहेगी उसमें, है ना. एंड बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे कि पानी में, पानी क्या है, अबायोटिक, और मछली क्या है, बायोटिक. तो उनका इंटरेक्शन, है ना. तो चलिए आगे देखते हैं. एक एक्टिविटी दी हुई है, आपको क्या करना है, रिलेट करना है और आइडेंटिफाई करना है. ओके, बेस्ड ऑन द गिवन क्राइटेरिया आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स. आपको डिस्क्राइब करना है कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है. जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया है interaction between abiotic and biotic components. These may influence life process like nutrition, respiration
एंड रिप्रोडक्शन इन बायोटिक कंपोनेंट्स। अब अबायोटिक यानी सन, वाटर मतलब सनलाइट, वाटर, सॉइल, ये अबायोटिक है, और बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जो लिविंग थिंग्स है वो सभी, तो वो एक दूसरे के बीच में उनका इंटरेक्शन हो रहा है ना, और वो इंटरेक्शन से क्या हो रहा है, उनको एक दूसरे पे किस लिए डिपेंड है, न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। अब क्राइटेरिया 2, interaction between two abiotic components, this may influence the physical characteristics of a habitat। अब जो दो अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, इससे क्या होगा, वहाँ जो हैबिटेट है उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे इन्फ्लुएंस होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे अभी मैंने बताया, जो तालाब के आसपास के एरिया है वहाँ पे जो मिट्टी है वो क्या होगी, सॉफ्ट होगी, है ना, नमी होगी वहाँ पे, या फिर जो सनलाइट है अगर वो तेज़ होगा, सनलाइट ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, तो पानी जो है वो एवापोरेट फास्ट होगा, है ना। नाउ थर्ड क्राइटेरिया है इंट्रैक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स। जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उनके बीच में इंट्रैक्शन, दीज में इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। यानी जो बायोटिक कंपोनेंट्स है ना, जैसे फ्रॉग है तो वो इंसेक्ट्स को खाता है, दोनों बायोटिक है ना, इंसेक्ट भी और फ्रॉग भी, दोनों लिविंग थिंग्स है, तो वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे फ्रॉग खाने के लिए क्या चाहिए, इंसेक्ट चाहिए, है ना। जो स्नेक है वो जो पानी में रहते हैं तो वो मछलियों को खाती है ना, तो दोनों बायोटिक हैं, तो उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। जो बायोटिक है इनके बीच में भी ये क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है ना। दोनों को जैसे न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत है एक दूसरे की, है ना। रिलेट योर लर्निंग विद योर ऑब्जर्वेशन। ओके, चलिए अब आगे देखो, यहाँ पे एक ये टेबल है जो आपको यहाँ पे फिल की हुई है। Record your observation in table 12.3 at the appropriate places। 12.3 is filled with examples for your reference। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, फर्स्ट क्राइटेरिया में क्या था, इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक में क्या हो जाएगा, अर्थवार्म, और अबायोटिक में क्या हो जाएगा, मॉइस्ट सॉइल। तो जो मॉइस्ट सॉइल है ना, वो उसमें कौन रहता है, अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या है, बायोटिक है, और जो सॉइल है, मॉइस्ट सॉइल है, वो क्या है, अबायोटिक। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, मैनी माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन द पोंड। अब जो पोंड है, तालाब, पानी, तो पानी क्या है, पानी अबायोटिक है, और जो उसमें माइक्रोब्स हैं, जो छोटे मोटे जीव हैं, वो क्या है, बायोटिक है। तो इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। अ फिश ले एग्स इन वाटर। जो मछली है वो पानी में अंडे दे रही है ना, तो यहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक का इंटरेक्शन आपको पता चला। ओके, अब क्राइटेरिया 2 जिसमें हम देखेंगे इंटरेक्शन बिटवीन टू अबायोटिक कंपोनेंट्स। दो अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में कैसे इंटरेक्शन है, क्या इंटरेक्शन है। देखो, द डे टेम्परेचर इज हाई ड्यू टू ब्राइट सनलाइट। अब ब्राइट सनलाइट की वजह से जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे दो अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो गए, सनलाइट और टेम्परेचर, है ना। देन वाटर इज एवापोरेटिंग फास्ट ड्यू टू सनलाइट। अब एक सनलाइट और एक वाटर, ये दोनों अबायोटिक हैं। जब सनलाइट ज़्यादा होगी तो वाटर एवापोरेशन फास्ट होगा, तो ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। एयर करंट इज ब्लोइंग स्लोली ऑन द वाटर सरफेस क्रिएटिंग जेंटल वेव्स। अब जो एयर है वो एक अबायोटिक कंपोनेंट है, और जो वाटर है वो भी एक अबायोटिक कंपोनेंट है। तो दोनों का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, जो हवा है वो चल रही है धीरे धीरे, है ना। एयर करंट इज ब्लो स्लोली, जो एयर है वो धीरे धीरे चल रही है, जिसकी वजह से वाटर में क्या हो रही है, हल्की हल्की वेव्स बन रही है ना। तो ये यहाँ पे ये इंटरेक्शन हो गया वाटर और एयर का, जो कि दोनों अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। द सॉइल नियर द पोंड इज मॉइस्ट, ये तो हम कर चुके हैं। सॉइल और पोंड ये क्या है, दोनों अबायोटिक हैं और दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, अब हमारा क्राइटेरिया 3 है जिसमें बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन समझना है आपको। फ्रॉग, इंसेक्ट्स, तो दोनों बायोटिक हैं और दोनों के बीच में इंटरेक्शन है। वाटर, अ वाटर स्नैक ईट्स फिश, यानी जो पानी में जो सांप रहते हैं वो मछलियों को खाती है, तो इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन हो रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन हो रहा है।
देन फ्रॉग और फिश मे कम्पीट फॉर स्मॉल इंसेक्ट्स लार्वा। जो फ्रॉग है या जो फिश है वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स के लिए कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों खाते हैं, है ना। फ्रॉग भी खाता है और फिश भी खाते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स और लार्वा। अ फिश ले एग्स इन वाटर नियर वेजिटेशन टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम अदर फिशेज और फ्रॉग्स। अब जो फिश है वो अपने एग्स कहाँ देते हैं? नियर वेजिटेशन, है ना, यानी पोन्ड्स के जो किनारे वाला एरिया है वहाँ पे, ताकि जो फ्रॉग्स हैं या जो पानी में दूसरी बड़ी मछलियाँ हैं वो उनको ना खा सके। ओके, तो ये भी क्या हो रहा है? दो बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और डिटेल में आगे पढ़ते हैं। In activity 12.4 you understood different types of interaction occur within a habitat। तो हमने देखा ये एक्टिविटी में कि अलग अलग तरह के इंटरेक्शन है ना, एक ही हैबिटेट में अलग अलग तरह के इंटरेक्शन हो रहे हैं, है ना। From this you can infer that the biotic components, plants, animals, microorganisms and the abiotic components, air, water, soil, sunlight, temperature in a habitat interact with each other to form an ecosystem। यानी कि हमने देखा कि जो बायोटिक हैं और जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं एक इकोसिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? जिसमें ये देखो, इकोसिस्टम समझने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में। ये एक रैट है, ये इंडिविजुअल है, एक है, ठीक है। देन अब यहाँ पे 3 रैट हैं, तो ये रैट की पॉपुलेशन हो गई। ओके, अब ये क्या है? जो अलग अलग जीवों की पॉपुलेशन एक साथ है, तो ये क्या हो गई? कम्युनिटी हो गया। जैसे यहाँ पे रैबिट्स हैं, देन ये डियर हैं, बर्ड्स हैं, है ना। तो अलग अलग जीवों की यहाँ पे पॉपुलेशन है एक साथ, तो इसको हम कम्युनिटी बोलेंगे। और ये जो कम्युनिटी है ये सब मिलके, जैसे पेड़, पानी, ये हवा और ये सब जीव मिलकर क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम, जहाँ पे सब चीज़ प्रोसेस हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, सभी एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक इकोसिस्टम हो गया, है ना। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स इन an ecosystem interact with abiotic components for food, shelter and protection in an ecosystem। यानी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स यानी जो जीव हैं वो क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स से फूड, शेल्टर और प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो ये इकोसिस्टम में होता है। डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद अबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम। जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ एक इकोसिस्टम में इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, दीज आर 2 मेन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम इन नेचर। अब नेचर में 2 तरह के इकोसिस्टम हैं, जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब जो पानी से रिलेटेड है, एक्वाटिक मतलब जो पानी से रिलेटेड है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या क्या है? पोन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, है ना। वाइल टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, जो दूसरा इकोसिस्टम है वो क्या है? टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, जिसमें क्या है? फॉरेस्ट है, फार्म्स हैं, इवन लार्ज ट्रीज लाइक बनियान ट्री, मैंगो ट्री, पिलकॉन। ये क्या है? ये टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम है, जिसमें जंगल, खेत और जो बड़े बड़े पेड़ हैं ये भी क्या है? इकोसिस्टम के पार्ट हैं, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम के पार्ट। ओके, हैंस इकोसिस्टम कैन बी लार्जर और स्मॉल। जो इकोसिस्टम है वो लार्ज भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। कैन यू फाइंड ओवरलैपिंग इकोसिस्टम? क्या आपने ओवरलैपिंग इकोसिस्टम देखा है? देखो 12.6 जो इमेज है यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हैं। ये देखो, ओवरलैप ऑफ टेरेस्टेरियल एक्वाटिक इकोसिस्टम। यहाँ पे टेरेस्टेरियल यानी टेरेस्टेरियल में क्या आता है? फॉरेस्ट, फार्म्स, है ना, जो लार्ज ट्री हैं ये, और एक्वाटिक इकोसिस्टम जो ये पोंड है ना, रिवर है, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है। तो ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं। जैसे ये वाला जो पोर्शन है, जैसे ये तो जंगल है एक तरह से मान लो, है ना। तो ये जो है टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना,
जो पानी और ज़मीन दोनों के आसपास का एरिया है, ये क्या है, ओवरलैप हो रहा है। जैसे आपने समुद्र जाते हैं, बीच पे जाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि समुद्र क्या है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, और समुद्र के बाद जो ज़मीन है, वहाँ पे जो लैंड है, वो क्या है, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। अब दोनों जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्वाटिक हो गया समुद्र वाला एरिया, और ये टेरेस्ट्रियल लैंड वाला एरिया। तो समुंदर क्या अचानक से ज़मीन से तुरंत समुंदर प्रकट हो जाता है? नहीं। जब आप बीच पे जाते हो तो ज़मीन से थोड़ी दूर जब हम जाते हैं तो हमें गीला जो नमी वाला एरिया मिलता है, जिसमें हमारे थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, रेत रहती है, मिट्टी रहता है, वो वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग इकोसिस्टम। ओके, जहाँ पे दोनों चीज़ें हों, ठीक है, पानी भी हो और टेरेस्ट्रियल लैंड भी हो, ठीक है, मतलब लैंड भी हो और पानी भी हो, तो वो हो जाएगा हमारा ओवरलैपिंग इकोसिस्टम। चलो आगे पढ़ते हैं। फिगर 12.6 shows an overlap of different terrestrial and aquatic इकोसिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे क्या है, डिफरेंट टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम है ना। In this figure you can see a small river aquatic ecosystem। एक छोटा सा जो रिवर है वो क्या है, aquatic ecosystem है, along with mountains, forest, grassland, farmland which are example of terrestrial ecosystem। जो जैसे mountain, forest, grassland, farmland ये क्या है, terrestrial ecosystem है। फार्मलैंड क्या है, एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। जो खेत हैं वो तो ह्यूमन ने बनाया ना, तो वो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। दीज इकोसिस्टम्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एट एनी गिवन पॉइंट। ये जो इकोसिस्टम्स हैं ये एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको इकोसिस्टम और हैबिटेट में डिफरेंस पता होना चाहिए। इकोसिस्टम क्या होता है और हैबिटेट क्या होता है, ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये सोचा कि इस तरह से मैं समझाऊं। देखो, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट इज द नेचुरल होम और लिविंग प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल। जब हम एक पर्टिकुलर प्लांट और एक एनिमल की बात करते हैं, है ना, तो वो हैबिटेट उसकी बात कर रहे हैं, है ना। हैबिटेट क्या है, एक नेचुरल होम है और एक लिविंग प्लेस, यानी उसका घर है। किसका घर, एक पर्टिकुलर प्लांट और एक पर्टिकुलर एनिमल, है ना। जब हम उसके घर की बात कर रहे हैं, उसके नेचुरल होम की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हैबिटेट हो जाएगा। ओके, और जब हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, जब हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो इकोसिस्टम क्या है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। यानी जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग जीव हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। एंड विथ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर एंड सॉइल। जैसे जो दूसरे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एयर, वाटर, सॉइल, इनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है, तो वो इकोसिस्टम है, ठीक है। जो हैबिटेट होता है उसमें हम एक ऑर्गेनिजम्स, एक जीव पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। एक जीव, जो कोई स्पीसीज होती है, एक ही जीव, उस पे फोकस करते हैं। और जो ये इकोसिस्टम होता है, इसमें बहुत सारी स्पीसीज जो हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, वो सब साथ में होते हैं, है ना। एग्जाम्पल, अ पोंड इज हैबिटेट ऑफ फिश। जैसे पोंड है वो फिश का हैबिटेट है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर फिश की बात कर रहे हैं, है ना। और एक देखो दूसरा जो इकोसिस्टम का है, पोंड इकोसिस्टम, जिसमें क्या है, फिश, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, वाटर, सॉइल, सनलाइट, सभी हैं। सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, चाहे वो बायोटिक हो या अबायोटिक है ना, या बायोटिक और अबायोटिक दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। बायोटिक आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अबायोटिक भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू एन ऑर्गेनिज्म। एक जीव को फूड, शेल्टर और प्रोटेक्शन ये उसके हैबिटेट में मिलता है। और इकोसिस्टम शोज इंट्रैक्शन और बैलेंस अमंग लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम क्या दिखाता है, इंट्रैक्शन और लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो कंपोनेंट्स हैं। लिविंग
थिंग और नॉन लिविंग थिंग, दोनों के बीच में इंटरेक्शन और उनका बैलेंस शो करता है इकोसिस्टम। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। जो हैबिटेट है वो इकोसिस्टम का पार्ट है ना, और जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारे हैबिटेट्स हैं। ओके, in activity 12.4 we have seen the importance of the components and their interaction in an ecosystem। हमने देखा कि जो components हैं उनका importance क्या है और ecosystem में जो इनका interaction है वो देखा। For example, sunlight, carbon dioxide, water are essential for producing food in plant। जो sunlight है, carbon dioxide है और water वो plants में food बनाने के लिए ज़रूरी है ना। सॉयल प्रोवाइड्स मीडियम और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स ग्रोथ। सॉयल क्या कर रहे हैं, मिट्टी क्या कर रहे हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। एयर प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एयर क्या कर रही है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, एज वेल एज एनिमल्स, और एनिमल्स को भी, है ना, एयर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो वाटर है वो सभी जीवों के लिए इसेंशियल है। दिस शोज हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इससे पता चलता है कि कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे। एक इकोसिस्टम के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे लिविंग थिंग्स कैसे डिपेंड है ना। जस्ट एज बायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन अबायोटिक कंपोनेंट्स। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड है। अबायोटिक कंपोनेंट्स आल्सो डिपेंड ऑन बायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक कंपोनेंट है वो भी अबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड है, यानी सभी यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है जिसमें वो अपना खाना बनाते हैं, है ना। रूट होल्ड्स सॉइल इन प्लेस एंड प्रिवेंट इरोजन। अब जो प्लांट हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं जिससे जो सॉइल इरोजन है उसको वो रोकते हैं, है ना। तो ये दूसरे भी सभी कनेक्टेड है ना। एंड प्लांट्स रिटेन सॉइल मॉइस्चर एंड हेल्प कूल द एटमॉस्फेयर। जो प्लांट्स हैं वो मिट्टी में क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा होता है। आपने नोटिस किया होगा ना, जो प्लांट्स वाला एरिया होता है, ट्रीज वाला एरिया होता है, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो ठंडा होता है ना। यू कैन आइडेंटिफाई एंड study any ecosystem in your surroundings and observe different type of interaction among the biotic and abiotic components। आप अपने आसपास में किसी भी इकोसिस्टम में और ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अलग अलग जो बायोटिक और अबायोटिक के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, अलग अलग तरह का इंट्रैक्शन हो रहा है, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वाइल स्टडिंग बायोटिक इंट्रैक्शन, नोटिस हाउ ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। यानी जब आप बायोटिक इंट्रैक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप ये ऑब्जर्व करना, नोटिस करना कि कैसे वो क्या है ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे फूड के लिए डिपेंड हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो इसके आगे का पोर्शन है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो और वीडियो हेल्पफुल हो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, ओके, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।